नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशीष विश्वकर्मा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म धैर्य आईएएस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इंडियन ज्योग्राफी की सेकंड क्लास है और कुछ भारत के परिचय में टॉपिक जो क्लियर हो चुके थे हमारे फर्स्ट पार्ट पर, और जो बचे हुए जो सेकंड पार्ट में आज हम कराएंगे आपको। तो आज हम लोग सबसे पहले तो देखते हैं कि भारत का आकार के बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं कि भारत में जो है उसका जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है वो कितना है। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि ये विश्व में जो है कितने परसेंट जो है इसका क्षेत्रफल है, और जनसंख्या का भी परसेंटेज में देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछा गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या में, वर्ल्ड में जनसंख्या में सर्वाधिक भारत का कौन सा स्थान आता है और क्षेत्रफल में कौन सा स्थान आता है, उन देशों के बारे में भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद आज हम लोग भारत के मानक समय रेखा और जो मानक रेखा जो गुजरती है जिस पर टाइम हम लोग निर्धारित करते हैं, और क्या है कि कर्क रेखा, इतनी बारों में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो अब हम लोग जो है क्लास चलते हैं क्लास की तरफ। तो देखिए, ये भारत का एक नक्शा है और भारत के नक्शा में जो क्षेत्रफल आपको हम बताने वाले हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर है, ये क्या है, इसका क्षेत्रफल है। फिर यदि हम विश्व में भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो परसेंटेज की बात करेंगे तो 2.42% है। कितना है? 2.42% है। इसी तरह अगर हम लोग विश्व में भारत की जनसंख्या का परसेंटेज देखें, भारत की जनसंख्या का देखें तो भारत की जो जनसंख्या है वो परसेंटेज में 17.5% है। कितना है? 17.5% है। अगर इसी चीज को हम लोग ये देखें कि देखिए जो क्षेत्रफल में स्थान, तो भारत का जो है क्षेत्रफल में स्थान 7वां है। भारत का क्षेत्रफल में स्थान वो भी विश्व में भारत के क्षेत्रफल का स्थान कितना है? 7वां है। कितना है? 7वां है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का जो है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान विश्व में कितना है, तो वो 7वां स्थान है। इसकी भी चर्चा करेंगे, पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। तो इसी आधार से हम 7 देखेंगे और जो इसके 6 हैं ऊपर, इसको हम देखेंगे। इसके बाद अगर हम लोग जो है विश्व में जनसंख्या, विश्व में अगर हम भारत की जनसंख्या के बारे में, विश्व में भारत की जनसंख्या के बारे में देखें, जनसंख्या में स्थान जो है वो सेकंड है, मतलब द्वितीय है। क्या है? द्वितीय स्थान है। ठीक है। तो अब हम एक एक करके जो है क्या कहते हैं कि जो क्षेत्रफल में है वो एक एक करके देखे ले रहे हैं। तो पहला तो देखिए रूस है। पहला क्या है? रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश रूस है। आप समझते हैं कि रूस जो है एशिया के अंतर्गत आता है, उसका कुछ पश्चिमी हिस्सा जो है यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। और रूस में बहुत चीजें फेमस है, जैसे साइबेरियन रेलवे मार्ग जो भी फेमस है, वहां पर एक बैकाल झील है वो फेमस है। ये चीजें रूस की फेमस है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा है कनाडा। रूस कनाडा। और तीसरा है चीन। इसके बाद चौथा कौन सा है आपका? अमेरिका। चौथा कौन है? अमेरिका। तो रूस कनाडा चीन अमेरिका। ठीक है ना। इसके बाद पांचवा ब्राजील। और छठा जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। छोटा महाद्वीप जिसे कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद सातवां जो है वो है भारत। तो अब हम लोग जो है इस प्रकार भारत को देख लिए कि भारत का स्थान जो है वो विश्व में कितना है, वो 7वां स्थान है। इस तरह से हम लोगों ने क्षेत्रफल के आधार पर देखा। किसके? क्षेत्रफल के आधार पर इसको देखा। क्षेत्रफल के आधार पर इसको हम लोगों ने समझा। अब हम लोग क्या समझेंगे कि जनसंख्या के आधार पर कैसे समझें। तो देखिए, जनसंख्या के आधार पर अगर हम लोग बात करें, जनसंख्या के आधार में विश्व के देश,
विश्व के देश, तो देखिए सबसे पहले तो स्थान चीन का है, मगर आने वाले समय में क्या होगा कि भारत का प्रथम स्थान होगा जो है जनसंख्या पर, क्योंकि चीन ने अपनी जनसंख्या पर लगाम लगा लिया है, परंतु भारत पॉपुलेशन में किसी प्रकार का कोई कानून ना पास करके अभी तक कोई भी संशोधन नहीं हुआ इस पर कि कोई एक नया कानून बनाया जाए जिसमें जनसंख्या को रोका जाए, क्योंकि पॉपुलेशन के माध्यम एक ऐसा माध्यम है कि पॉपुलेशन अगर बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं और प्राकृतिक संसाधन सीमित होने का आधार है, और जैसे जैसे इस पॉपुलेशन धरती पर बोझ बढ़ता जाएगा तो वो दबते ही जाएंगे लोग और सभी को चीजें उपलब्ध नहीं हो पाएंगी और फिर यहाँ पर एक बड़ा भयानक भी हो सकता है। तो इसी आधार पर पॉपुलेशन को रोकना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, दूसरी बात, हम चीन के बाद जो दूसरा नंबर है वो चीन के बाद कौन है, वो है आपका भारत। वो कौन है, भारत। चीन पहला कौन है, चीन है, और जो दूसरा है वो कौन है, भारत है। इसके बाद यूएसए है, यूएसए है मतलब अमेरिका। ठीक है, यूएसए के बाद आपका जो है इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया है। ठीक है, चीन, भारत, यूएसए और इंडोनेशिया। फिर ब्राजील है, ब्राजील है, और फिर पाकिस्तान है, पाकिस्तान है आपका पड़ोसी देश। तो इंडोनेशिया जिसकी राजधानी जकार्ता, ब्राजील जो कॉफी के लिए जाना जाता है, ठीक है, इसके बाद पाकिस्तान आपका पड़ोसी देश है। तो चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील और पाकिस्तान। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे ये जनसंख्या के विश्व के देश हैं, इस आधार पर हम लोगों ने चीज को समझा। इसके बाद अब हम लोग ये समझेंगे कि जो भारत की जो लंबाई है, ठीक है, भारत में लंबाई उत्तर से दक्षिण की कितनी है, तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहां से अगर हम लोग स्टार्ट करें तो यहां से ये जो दूरी है वो आपकी जो है 32-14 किलोमीटर, कितनी है, 32-14 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद यदि हम लोग बात करें जो है पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करें, तो पूर्व की जो पश्चिम की लंबाई है वो 29-33 किलोमीटर है। कितनी है, 2933 किलोमीटर है। तो उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है वो 32-14 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों, 32-14 किलोमीटर है। और जो पूर्व से पश्चिम से जो पूर्व की लंबाई है वो 29-33 किलोमीटर है। ये चीज आप लोग पूरी तरीके से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं स्थल सीमा। तो देखिए भारत में जो स्थल सीमा से लगने वाले जो जो देश हैं उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं, परंतु हम सबसे पहले स्थल सीमा की लंबाई देखते हैं। तो यहां से आप लगा लीजिए स्थल सीमा की लंबाई, यहां तक जो भी है ये पूरा क्षेत्र जितने आते हैं वो स्थल सीमा है। तो स्थल सीमा की जो लंबाई है, स्थल सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। ये स्थल सीमा की क्या है, लंबाई है। स्थल सीमा की क्या है, लंबाई है। यदि हम लोग तटीय सीमा की लंबाई बात करें, प्रायद्वीपीय तटीय सीमा की लंबाई, देखिए पॉइंट जरूर आप ध्यान रखिए, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत की तटीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा की लंबाई, तो तटीय सीमा की जो लंबाई है वो है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। वही अगर हम तटीय सीमा में द्वीपों को मिला दे, द्वीपों को मिला दे तो टोटल लंबाई 7516 किलोमीटर हो जाती है। समझ गए दोस्तों। अगर हम प्रायद्वीपीय भारत, ये प्रायद्वीपीय भारत का जो तटीय भाग है इसकी अगर लंबाई से केवल मिला दे अगर इसको ऐसे, तो यहाँ से और यहाँ से इतने बीच की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है।
और अगर हम ये जो द्वीप हमारे लक्षद्वीप है, इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कुछ और बंगाल की खाड़ी में छोटे द्वीप है, कुछ लक्षद्वीप के अरब सागर में कुछ छोटे द्वीप है, उनको सभी को अगर मिला दिया जाए तो इस प्रकार द्वीपों की सहित लंबाई कितनी हो जाती है, 75-16 किलोमीटर हो जाती है। ये चीज आप लोग पूरी तरीके से समझ गए होंगे। तो दोस्तों एक चीज सबसे पहले आप लोग ये करिए कि भारत के आकार की हेडिंग डाल करके ये जो चीजें हमने आपको बताई है उसको आप एक जगह नोट कर लीजिए, पॉइंट बना करके, क्योंकि आपके एग्जाम में इसी तरह अगर आप एक नोट्स तैयार करते हैं तो एग्जाम टाइम में किसी प्रकार की चीजें, क्योंकि हम तो आपको वीडियो में समझा रहे हैं तो अंत तक वीडियो देखेंगे तो तभी तो आप चीजें क्लियर हो पाएंगे। देखिए समझना आपके लिए जरूरी है कि हमने किस तरह से आपको बताया है, वो चीज एक बार समझ लीजिएगा। फिर इसके बाद क्या करिएगा कि ये जो चीजें हम आपको जो वन लाइनर के रूप में फैक्चुअल चीजें लिखाए हैं वो आप पूरी तरीके से एक जगह नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। तो क्या होगा कि एग्जाम में आप देख के जाइएगा तो वो चीजें गलत नहीं होगी। वीडियो भी देखिएगा कम से कम 1-2 बार, पर कम से कम वीडियो देखिएगा, फिर चीजों को नोट कर लीजिएगा तो आप और बेहतर अच्छा कर सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी। देखिए इंडियन ज्योग्राफी में हम मैप के सहारे भी सब कुछ चीजें आपको बता रहे हैं तो इससे आपको बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे, बात क्या करेंगे, भारत की मानक समय रेखा, ठीक है, कि जो मानक है वो कितने डिग्री पर है। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे। तो देखिए भारत का मानक समय, भारत का मानक समय, अब देखिए भारत का जो मानक समय है, देशांतर काम क्या करता है, देशांतर का काम होता है समय को प्रदर्शित करना, समय को निर्धारित करना, निर्धारित करना। अब देखिए देशांतर रेखा जो है लंदन के टाइम से ली गई है, 0 डिग्री पर खींची गई है, ठीक। और भारत यहां पर है तो भारत से इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 82.5 अंश ई है, ईस्ट की तरफ है, ठीक है, पूर्व की तरफ है। तो बात ये करें इनके बीच जो डिग्री का इशू है वो 82.5 अंश पर है। तो अब हम उसी आधार पर देखेंगे। तो भारत का मानक समय जो है वो कितना है, 82.5 अंश पर निर्धारित है। कितने पर निर्धारित है, निर्धारित है। भारत का मानक समय कहां से लिया गया है, तो भारत का जो मानक समय है वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, सॉरी अब प्रयागराज हो गया है, प्रयागराज के नैनी से लिया गया है, नैनी से लिया गया है। कंफ्यूज मत होइए, मिर्जापुर अगर भी आप आ जाए तो सही होगा, मिर्जापुर, ठीक, मिर्जापुर गोपीगंज के निकट होते हुए सागर को पार करती है। तो इस तरह से इस जो है भारत के मानक समय को आधारित बनाया गया है। आप देखिए भारत का मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो भारत का मानक समय, भारत का जो मानक समय है वो 5 राज्यों से होकर गुजरता है, 5 राज्यों से होकर गुजरता है। अब 5 राज्य उनमें से कौन कौन से, नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 मध्य प्रदेश, नंबर 3 छत्तीसगढ़, नंबर 4 आंध्र प्रदेश, नंबर 5 उड़ीसा। ये 5 राज्य हैं जहां से मानक समय रेखा गुजरता है। क्लियर हो गया, पूरी तरीके से आप लोग क्लियर करिए कि भारत का मानक समय 82.5 अंश ई पर दर्शाया गया है। इसके बाद जो है देशांतर का काम होता है समय को निर्धारित, ये चीज आपको हम बता चुके हैं। लंदन के टाइम से भारत के टाइम में डिफरेंस भी देखना है, हमें कितना डिफरेंस है, अंतर है, वो भी हमें देखना है, ठीक। दूसरी बात ये काम करना है कि जो है कि जो पृथ्वी का जो घूर्णन है वो 1 डिग्री जब घूमती है तो 4 मिनट बनते हैं। कितने बनते हैं, 4 मिनट बनते हैं। और भारत में क्या है कि 82.5 मतलब 82.5, तो इसमें 4 मिनट का अगर हम गुणा कर दें तो ये 330 मिनट बनते हैं। और 330 मिनट का मतलब होता है 5 घंटे और 30 मिनट, मतलब 5.5 घंटे जो है लंदन के टाइम से भारत का समय है।
ठीक है। लंदन के टाइम में अगर लंदन का टाइम अगर ये 2 बज रहा है दोपहरी का, 2 बज रहा है दोपहर को, तो भारत में कितना बजा होगा, तो जोड़ लेंगे तो भारत में कितना बजेगा, 7:30 बजेगा शाम को, 7:30 बजे। मतलब लंदन के टाइम से, मतलब लंदन का जो टाइम लिया गया है वो ग्रीनविच मेन टाइम से लिया गया है, ग्रीनविच मेन टाइम। और भारत का जो टाइम है वो IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और GMT को ग्रीनविच मेन टाइम, इनके बीच आपको कई बार पेपर में जो है अंतर पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, अंतर पूछा जाता है। तो इसका अंतर जो है वो कितना है, वो है आपका 5.5 घंटे। कितना है, 5.5 घंटे अंतर है। समझ गए होंगे आप लोग पूरी तरीके से ना, 5.5 घंटे का अंतर है। कितने का है, 5.5 घंटे का अंतर है। किससे, GMT और IST के बीच, IST के बीच, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भारत में अक्षांशी को जोड़े, उनको जोड़कर मतलब घटाएं किस तरह से। तो देखिए अक्षांश अंशांश में कितने का अंतर और देशांतर में कितने का अंतर है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारे जो अक्षांशी विस्तार है वो डिग्री 4 से लगा करके वो है 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। क्या है, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। ठीक है। और जो देशांतर है वो पूर्वी है। तो यहां पर 68 डिग्री 7 से लगा करके 97 डिग्री कितना है, 25 तक है। तो इनके बीच जो अंतर है वो ऑलमोस्ट हम लोग मान लेते हैं कितना, 30 डिग्री। ऐसे तो 29 कुछ पॉइंट बनता है, तो हम लोग ऑलमोस्ट मान लेते हैं 30 डिग्री लगभग। कितना मान लेते हैं, 30 डिग्री लगभग मान ले। अब 30 डिग्री अगर हम लोग मान ले तो 1 डिग्री जब पृथ्वी घूमती है तो कितना टाइम बनता है, 4 मिनट का। तो 30 गुणे अगर हम लोग 4 कर ले तो कितना हो जाएगा, 120 मिनट। मतलब 2 घंटे का डिफरेंट। हाँ, 2 घंटे का डिफरेंट। यहाँ देखिए ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश में सुबह का 6 बजे जो सूर्योदय उग जाता है। परंतु गुजरात में जब उगता है तो गुजरात में क्या होता है कि यहाँ पर टाइम लगता है। तो वहां अगर 6 है तो कभी कितने बन रहा है, 120 मिनट बन रहा है। तो 2 घंटे बन रहा है। कितने बन रहे हैं, 2 घंटे बन रहे हैं। तो 6 बजे वहां अगर उगेगा तो यहाँ पर कितना उगेगा, यहाँ पर ये 8 बजे उगेगा। यहाँ पर कितना सूर्योदय, कितने बजे होगा सूर्योदय, यहाँ पर 8 बजे होगा। मतलब 2 घंटे का डिफरेंस है। देखिए भारत में एक मानक समय बनाया गया है। ऐसा है नहीं कि दोस्तों कि जो है आप सभी लोग अपने अपने टाइम में काम करें, वहां सूर्योदय होगा तो अपने टाइम में काम करेंगे, यहाँ सूर्योदय इस टाइम होगा तो इस तरह से काम नहीं। ये भारत का मानक समय ले लिया गया है। सूर्योदय किसी भी आधार पर हो, परंतु समय को एक निर्धारित किया गया, सभी समय पर अपने अपने काम को निर्धारित किया गया। क्योंकि हमारे यहाँ का सिस्टम फिर गड़बड़ भी हो सकता है अगर हम लोग एक टाइम टेबल को सेट नहीं करेंगे। ठीक है। तो इसी को आधार मान करके ये चीजों को क्लियर किया गया है। तो सभी मित्रों से हमारा ये बिल्कुल आशा है कि पूरी तरीके से ये जो आपको हम बताए हैं भारत के मानक समय के बारे में वो पूरा क्लियर हुआ होगा, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। और जो अगर नहीं क्लियर हुआ होगा, अगर कुछ बात नहीं समझ में आई होगी तो आप लोग कमेंट करके उस बात को जरूर बताएं और हम इसको जो है अगले वीडियो में रिप्लाई करेंगे। ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। और अब हम लोग क्या करते हैं, और नोट्स भी करते गए। देखिए नोट्स करेंगे तो कुछ अलग प्रभाव पड़ेगा। एक नोट्स बनाइएगा अपना, और नोट्स के माध्यम से अगर चीजों को एक जगह लिख लेते हैं तो थोड़ा सा बार बार रिवाइज करने का मौका मिल जाएगा। तो कोशिश आप लोग ये करिएगा कि नोट कर लीजिएगा। देखिए हम आपको टाइम भी दे रहे हैं नोट करने का, एक एक चीज को नोट करते चलिएगा। और अब हम लोग चलते हैं भारत के कर्क रेखा के बारे में। तो देखिए भारत की जो कर्क रेखा है, भारत की कर्क रेखा, भारत की जो कर्क रेखा है, भारत की जो कर्क रेखा है वो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि भारत की कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत में। तो पहले ये देखेंगे कि किस गोलार्ध पर है। तो ये देखिए आपको हम ग्लोब बना दिया। ग्लोब में ये है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। और जो 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर एक रेखा है जिसे हम लोग बोलते हैं 23.5 अंश पर नॉर्थ में है, 23.5 अंश नॉर्थ पर है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कर्क रेखा किस गोलार्ध में है।
तो आप बताएंगे उत्तरी गोलार्ध में। कर्क रेखा है उत्तरी गोलार्ध में, किसमें है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। और कितने डिग्री पर है, ये पॉइंट बनेगा, कितने डिग्री पर है, कितने डिग्री पर है? तो आप बताएंगे 23.5 अंश नॉर्थ में, 23.5 अंश नॉर्थ में स्थित है। ये चीज पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी आपको। इसके बाद अब हम ये देखते हैं कि भारत जो है कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए भारत की कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है ना। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नंबर एक राज्य, पहले गुजरात लिख लेते हैं, गुजरात। दूसरा राजस्थान, यहां लिख लेते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, 6 नंबर में पश्चिम बंगाल, 7वें में त्रिपुरा और 8वें में मिजोरम। तो जो भारत की कर्क रेखा है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। बात पूरी तरीके से आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। इसके बाद अब हम ये देखते हैं कि जो है इसको याद कैसे करें, ट्रिक से याद करें, ट्रिक से याद करें। अब ट्रिक से कैसे याद करें? देखिए अब हम बनाते हैं मित्र पर गमछा, गमछा झा, मित्र पर गमछा, ठीक है। मित्र पर गमछा झार कर देते हैं, ठीक। मित्र पर गमछा झार। अब देखिए मी का मतलब होता है मिजोरम, क्या होता है? मिजोरम। त्रा का मतलब होता है त्रिपुरा, त्रा का मतलब त्रिपुरा। पा का मतलब क्या होगा यहाँ पर? पा का मतलब होगा पश्चिम बंगाल। रा का यहाँ पर आ हटा दीजिए, रा का मतलब होगा राजस्थान, राजस्थान। गा का मतलब हो जाएगा गुजरात, गुजरात। मा का मतलब हो जाएगा मध्य प्रदेश, झा का मतलब हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। और झा का मतलब हो जाएगा झारखंड। इस तरह आपको जो है याद करना है, मित्र पर गमछा झा, मित्र पर गमछा झा। ये याद अगर आप कर लेंगे तो जो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, थोड़ा सा आपको जो है चीज अगर ट्रिक से माध्यम से याद करते हैं तो थोड़ा आसान रहेगा, हमेशा के लिए आसान रहेगा। नहीं अगर मैप के आधार पर भी कर्क रेखा को खींच करके अगर आप मैप के आधार से देख लेते हैं तो भी वो चीज आपको क्लियर हो सकती है। तो याद करने से आसानी यही है कि आप लोग एक बार ट्रिक याद कर लें। अगर आप लोग ट्रिक याद कर ले तो आप आसानी से इसको जो है सीख सकते हैं कि मित्र पर गमछा झा, बस इतना याद कर ले। मी का मतलब मिजोरम, त्रा का मतलब होगा त्रिपुरा, पा का मतलब हो गया पश्चिम बंगाल, रा का मतलब हो गया राजस्थान और गा का मतलब हो गया गुजरात, मा का मतलब हो गया मध्य प्रदेश और झा का मतलब हो गया छत्तीसगढ़। ये चीज पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। और झा का मतलब हो गया झारखंड। अब ये देखते हैं कि जो कर्क रेखा है उत्तरी गोलार्ध में कहा जाता है, वो हम आगे आपको पढ़ाएंगे जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, कि जब कर्क रेखा एक कर्क संक्रांति होती है, जब सूर्य उत्तरायण होता है तो कर्क रेखा पर अपना जो किरणें सबसे ज्यादा लंबवत पड़ती हैं, तो कर्क संक्रांति कहा जाता है। तभी कहा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वो 21 जून को होता है, ठीक है ना। ये चीज आप थोड़ा सा याद रखेंगे, कई बार पेपर में पूछा गया है कि बताइए कि जो है क्या कहते हैं कि जो सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में वो किस तारीख को होता है, तो वो 21 जून को होता है, जिस दिन योगा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को पूरी तरीके से याद होगी। फिर यहाँ पर एक पॉइंट और बनेगा कि जो है क्या पॉइंट बनेगा, आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा और क्योंकि नोट करना जरूरी है, ठीक है, नोट करते रहिएगा
ठीक है ना। तो आप यह स्क्रीनशॉट लीजिएगा और अब हम इसको सॉल्व करके आपको आप बता रहे हैं कि इसमें एक पॉइंट और बनेगा कि देखिए कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, 2 बार काटने वाली नदी। अब 2 बार कर्क रेखा को एक नदी काटती है जिसका नाम है, क्या नाम है बताइएगा? माही नदी। क्या नाम है? माही नदी। माही नदी ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, एक बार राजस्थान जाने में और एक राजस्थान से वापस लाने में 2 बार काट देती है, इसलिए कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो माही नदी। एक क्वेश्चन और बनेगा कि देखिए 3 जो है राजधानियां, 3 राजधानियां जो कर्क रेखा के पास स्थित है, राजधानी जो कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर, कर्क रेखा के नजदीक स्थित है, कर्क रेखा के नजदीक स्थित है, नजदीक स्थित है। तो देखिए सबसे पहले गुजरात की एक राजधानी है गांधीनगर, क्या है? गांधीनगर। दूसरा है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और तीसरा क्या है? जो गांधीनगर, फिर भोपाल, फिर रांची। देखिए रांची एक ऐसी राजधानी है जो कर्क रेखा के बीचों बीच है, जो कर्क रेखा के बीचों बीच है, कर्क रेखा के बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। कलकत्ता भी शहर जो है वो क्या है कि कर्क रेखा के नजदीक स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट्स आपके नए बनते हैं। और रांची एक तो बिल्कुल अलग सा क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा के बिल्कुल बीचों बीच झारखंड की राजधानी रांची स्थित है। तो ये चीज आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो आज जो हमने जो टॉपिक आपको क्लियर करा है, पहले तो भारत के आकार के बारे में आपको बताया, फिर भारत के मानक समय रेखा के बारे में आपको बताया, फिर भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है इसके बारे में हमने आपको बताया। तो आज का जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से क्लियर होता होगा। आई होप आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में पूरी तरीके से आ गया होगा और चीजों को आप अच्छी तरह समझ भी गए होंगे। और अगर आपको किसी प्रकार का जो है प्रॉब्लम से क्रिएट होता है कि नहीं ये चीजें हमें अभी समझ में नहीं आती, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो हम आपको जो है इसके बारे में जो है अपने अगले वीडियो में ये चीज को पूरी तरह से डिटेल करते हैं, ठीक है। और देखिए आप सभी लोग हमारा वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आप उन चीजों को समझ पाएंगे। अगर आप बीच में छोड़ के जाते हैं तो वो चीजों को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग वीडियो को यहीं मतलब क्लास को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।